नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। काफ़ी टाइम से हिंदी मीडियम वाले बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिंदी में भी माइंड मैप्स होने चाहिए, तो आज से मैंने शुरू कर दिया है। आज हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12th का और एक-एक करके सारे चैप्टर्स को मैं हिंदी में भी माइंड मैप बना दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो पुष्पी पादपों यानी ऐसे पेड़ जिनके अंदर फूल होते हैं, पुष्प आते हैं, उनमें हम लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यानी लैंगिक प्रजनन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जनन अंग पढ़ेंगे यानी सेक्स ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ठीक है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो सबसे पहले मेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फीमेल पे। थोड़ा सा जूम करता हूँ इस पे। तो सबसे पहले हम नर जनन अंग देखेंगे। तो जो पुष्पी पादप होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें जो नर जनन अंग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। पुंकेसर जो है वो दो भाग से मिलकर बना होता है, पराग कोश और तंतु डंठल। इन दो चीजों से मिलकर बना होता है पुंकेसर, ठीक है। थोड़ा सा इसके पुंकेसर की आपको वो पता होनी चाहिए। मैं जरा एक सेकंड, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, कुछ ऐसा होता है पुंकेसर, पुंकेसर है ना, ठीक है। ये जो ऊपर वाला भाग है जो गोल गोल आप देख रहे हैं, इसको पराग कोश कहते हैं, ठीक, पराग कोश। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको तंतु डंठल कहते हैं, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, ये मैंने एक बहुत ही अच्छे अपने दोस्त से इसको लिखवाया है ना। तो उसके लिए आप थैंक्स बोल देना, है ना, कमेंट्स में। मैंने दूसरे दोस्त से इसको लिखवाया है। मेरी राइटिंग हिंदी की काफ़ी ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो फिलहाल पुंकेसर दो चीज से मिलकर बना, पराग कोश और तंतु डंठल, ठीक है। जो पराग कोश होता है ना, इसी के अंदर पराग बनता है, यानी जो पॉलन होते हैं वो इसी पराग कोश के अंदर बनते हैं, ठीक है। अब पराग कोश को अगर ऐसे काट दोगे, यहां से अगर ऐसे काट दोगे और अंदर की ओर देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं, सॉरी, चार चार हिस्से ऐसे कुछ दिखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा पंकज आपको दिखेगा जब आप इसको, पराग कोश ऐसा दिखेगा जब आप उसको काट दोगे बीच से, ठीक है। अब इसमें आपको दो लोब देखने को मिलते हैं, एक लोब इधर देखने को मिलते हैं, एक लोब इधर। तो इसके अंदर दो लोब पाए जाते हैं, ठीक है। और हर लोब में दो थीका पाए जाते हैं। एक थीका ये होता है, एक थीका ये, एक थीका ये, एक थीका ये। तो हर एक लोब में दो थीका होते हैं। तो दो लोब होते हैं और टोटल चार थीका होते हैं। तो ये इंग्लिश के टर्म है ना, ये इंग्लिश टर्म है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो देखो, जो पुंकेसर होता है इसको हम द्विपालित कहते हैं, क्योंकि दो पालित, है ना, द्विपालित मतलब दो पाल होते हैं इसके अंदर, जो भी कहते हैं, ठीक है। तो द्विपालित इस वजह से कहते हैं क्योंकि दो लोब होते हैं, इस वजह से द्विपालित कहते हैं। और हर एक लोब में दो कोष्ठ होते हैं, इस वजह से द्विकोष्ठी कहते हैं। तो परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है और द्विकोष्ठी होता है। अच्छा, टोटल कोष्ठ कितने होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं टोटल। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना टोटल चार कोष्ठ होते हैं, लेकिन हर एक में दो कोष्ठ होते हैं। हर एक पाल में दो कोष्ठ होते हैं, इस वजह से द्विकोष्ठी कहा जाता है। तो परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है क्योंकि दो लोब होते हैं, और द्विकोष्ठी होता है क्योंकि हर एक लोब में दो कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पुंकेसर जो है वो चार लघु बीजाणु धानी होता है, मतलब इसमें चार लघु बीजाणु होते हैं। अब लघु बीजाणु क्या होते हैं ये आपको अभी पता चलेगा, है ना। चारों कोष्ठ में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा आप बना लो इस टाइप से, है ना, ये लघु बीजाणु है, ठीक है। तो चारों कोष्ठ में एक एक लघु बीजाणु, यानी टोटल चार लघु बीजाणु होते हैं, इस वजह से चार लघु बीजाणु धानी कहा जाता है इसको, ठीक है। और यही जो लघु बीजाणुधानी है ये विकसित होके परागपुटी बनाते हैं, यानी पॉलन सैक बनाते हैं जिसके अंदर खूब सारा पॉलन भरा होता है। तो लघु बीजाणुधानी जो है यही विकसित होकर परागपुटी बनाते हैं, ठीक। अभी हम कैसे बनाते हैं ये भी हम चीज पढ़ेंगे, ठीक है। जो लघु बीजाणु होता है, किसी भी एक लघु बीजाणु को आप देखोगे तो वो गोल आकार का दिखता है और इसमें चार परत की दीवार होती है ना। एक लघु बीजाणु है जो है गोल आकार का दिख रहा है और चार परत की दीवार पाई जाती है, ठीक है। चार कौन कौन सी परतें हैं, तो सबसे बाहर वाली परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं या बाह्य त्वचा कहते हैं। देखो इसके इंग्लिश जो है एनसीईआरटी में लिख रखा है ना। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी से देख के मैंने बनाया है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ पे एपिडर्मिस लिख रखा है तो इस वजह से मैंने एपिडर्मिस भी लिख दिया, ठीक है। तो जो सबसे बाहरी वाली त्वचा होती है या परत होती है उसको बाह्य त्वचा कहते हैं या एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। उसके जस्ट अंदर आओगे तो आप अंतस्थीसियम कहते हैं, अंतस्थीसियम। इसको एंडोथीसियम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, अंतस्थीसियम, ठीक है। उसके और अंदर आओगे तो मध्य परत दिखेगी जिसे हम इंग्लिश में मिडिल लेयर्स कहेंगे, ठीक है। और सबसे अंदर आपको देखने को मिलता है टेपिटम। तो टेपिटम जो है वो लघु बीजाणु की सबसे अंदर वाली लेयर होती है या परत होती है, ठीक है।
लघु बीजाड़ी का जो मध्य भाग होता है, जो जो मेन बीच वाला भाग होता है लघु बीजाड़ी का, उसमें एक ऊतक होता है जिसे हम बीजाणु जन ऊतक कहते हैं, है ना। लघु बीजाणु है मान लेते हैं, है ना, है ना, ये लघु बीजाणु है, तो इसके बीच में एकदम क्या पाया जाएगा, बीजाणु जन ऊतक पाया जाएगा। तो लघु बीजाणु के मध्य में पाया जाता है बीजाणु जन ऊतक, ठीक है। इसमें पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं, है ना, कोशिका होती है, मात्र कोशिकाएं कह लो। जो बीजाणु जन ऊतक होता है ना, ये एक ऊतक है। ऊतक आपको पता है टिश्यू, टिश्यू किससे बना होता है, कोशिकाओं से, सेल से बना होता है, ठीक है। तो जो बीजाणु जन ऊतक होता है, इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है, कुछ मतलब कोशिका पाई जाती है, उनको कहते क्या है, पराग मात्र कोशिका, यानी पराग की माता। मात्र यहाँ पे क्या मतलब होता है, मम्मी, माता, ठीक है। तो पराग की मात्र कोशिका, मात्र कोशिका यानी पराग की मम्मी है ना। ये जो सेल्स हैं उनका नाम है पराग मात्र कोशिका, ठीक है। अब ये जो पराग मात्र कोशिका होती हैं, ये 2n होती हैं, यानी डिप्लॉयड होती हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है, आपको पता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। तो यहाँ पे 2n था, जो चीज बनेगी उसके अंदर n क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। तो जब पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बनता है लघु बीजाणु बीजाणु चतुस्क, ठीक है। लघु बीजाणु चतुस्क जो है वो हर एक, ये चतुस्क क्यों कहलाता है, तो मान लेते हैं ये पराग मात्र कोशिका थी, है ना, पराग मात्र कोशिका, ठीक है, यानी पराग की माता, और इन्हीं से पराग बनेगा, ठीक है, क्योंकि माता है, मम्मी है, तो इन्हीं से आगे चल के पराग बनेगा। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बनते हैं 4, पता है आपको अर्धसूत्री विभाजन में कितने सेल्स, 4 सेल्स बनती हैं, तो 1 2 3 और 4, है ना, 1 2 3 और 4। इसको हम कहते हैं लघु बीजाणु जन, क्या कहते हैं, चतुस्क, है ना, लघु बीजाणु जन चतुस्क, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है लघु बीजाणु चतुस्क, सॉरी, है ना। जो पराग मात्र कोशिका होती हैं, जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। और ये जो चतुष्क बना है, इसमें हर एक सेल कैसी होगी, n वाली होगी, है ना। पराग मात्र कोशिका 2n थी, ये सारी सेल्स कैसी होंगी, n की होंगी, ठीक है। तो ये लघु बीजाणु चतुष्क बन रहा है। अब क्या होता है ना, लघु बीजाणु चतुष्क जो है, इसमें क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, चारों सेल्स अलग अलग हो जाती है, तो 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं। ये चारों जो हैं वो अलग अलग हो गए, तो ये क्या बन गया, लघु बीजाणु, 4 के 4 लघु बीजाणु बन गए। और यही लघु बीजाणु जो है वो चारों क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाते हैं, यानी पराग, क्या कहते हैं उसे, पॉलन ग्रेन को पराग कण, है ना, तो पराग कण। तो ये लघु बीजाणु जन है और ये पराग कण है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु चतुष्क जो है उनमें चारों सेल्स जो होती हैं, चारों कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, जिन्हें हम 4 लघु बीजाणु कहते हैं। और यही 4 लघु बीजाणु जो है वो आगे चल के पराग कण को बनाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हिंदी नहीं आती, एक्चुअली इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूं मैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जो टर्म्स होते हैं उनको बोलने में टाइम लगता है, ठीक है। और ये आगे चल के ठीक हो जाएगा, है ना, जब मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, जिसमें 4 लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है। और ये चारों लघु बीजाणु विकसित होकर 4 पराग कण बनाते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। और यही होता है पूरा लघु बीजाणु मतलब लघु बीजाणु धानी का मध्य भाग जो होता है, इसमें बीजाणु जन ऊतक होता है, और इसमें होती है पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, जिसमें 4 लघु बीजाणु होते हैं। चतुष्क किसी वजह से कहा जाता है, 4 है ना। और लघु बीजाणु जो है ये विकसित होकर 4 पराग कण बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो परागकण बन गया है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो परागकण है, इसको हम नर युग्म कोदभव कहते हैं। नर युग्म कोदभव का मतलब होता है जो नर युग्म होता है या युग्मक होता है, या कह लो मेल गैमीट जो होता है ना, नर युग्मक जो होता है वो परागकण के अंदर ही रहता है। इसी वजह से परागकण जो होता है वो नर युग्मक का घर है बेसिकली, और इसी वजह से कहा जाता है नर युग्मक कोदभव, ठीक है। तो ये जो परागकण होता है ये नर युग्म कोदभव होता है, या नर युग्मक कोदभव होता है, और इसके अंदर 2 परतें होती हैं, ठीक है। परागकण कितने, 2 परतों से बड़ा। जो बाहर वाली परत होती है उसे बाह्यचोल कहते हैं, और जो अंदर वाली परत होती है उसे अंतःचोल कहते हैं। जो बाह्यचोल होती है ये बाहरी परत होगी,
इसके अंदर जो बाह्यचोल होती है, इसके अंदर स्पोरोपोलिनिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन जो है वो आज तक बहुत ही ज़्यादा टफ सब्सटेंस माना गया है। मतलब जितने जीवित चीज़ों में चीज़ें पाई जाती हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो आप कह लो रेजिस्टेंट मटेरियल, या मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत मटेरियल, वो है स्पोरोपोलिनिन। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि स्पोरोपोलिनिन को ख़त्म कर सके, समझ लो ऐसा। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है परागकण के बाह्यचोल में। ठीक है, अच्छा, परागकण के बाह्यचोल में कुछ ऐसे छेद होते हैं जहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, उन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, तो देखो परागकण कुछ ऐसा होता है, ये बाहर वाली लेयर और ये अंदर वाली लेयर। तो जो बाह्यचोल है इसमें क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन हर जगह पाया जा रहा है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। लेकिन मान लेते हैं ये वो जगह है जहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जा रहा, बाकी हर जगह पाया जा रहा है, यहाँ के अलावा। तो इस जगह को जहां स्पोरोपोलिन नहीं पाया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनन छिद्र। और यहाँ से ट्यूब ऐसे निकलती है, ऐसे ट्यूब कहते हैं, निकलती है, जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलन ट्यूब निकल रही है यहाँ से। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है, क्योंकि यहाँ से पॉलन ट्यूब को निकलना होता है। ठीक है, तो जनन छिद्र जो होता है वहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है बाह्यचोल, और जनन छिद्र जहाँ पे होता है वहां स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है उन जगहों पे। ठीक है, अंतःचोल जो होती है ये आंतरिक परत होती है, अंदर वाली परत होती है, ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, परागकण जो होता है ये आकार में गोल होता है, और इसका व्यास जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर, व्यास मतलब डायमीटर, है ना। तो 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर यानी व्यास होता है। माइक्रोमीटर समझते हो, एक माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर व्यास जो है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका होता है। ठीक है, अच्छा, ये परागकण हो गया नॉर्मली, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो उसको हम परिपक्व परागकण कह देंगे। ठीक है, तो परिपक्व मतलब होता है मैच्योर हो जाना, परिपक्व परागकण। अब जो परिपक्व परागकण है, इसमें जो है टोटल 2 सेल पाई जाती है ना। 2 सेल्स यानी 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं, कायिक कोशिका और जनक कोशिका। जो कायिक कोशिका होती है ये बड़ी होती है, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार होता है, मतलब खाना काफी ज्यादा होता है, ये कह लो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, है ना। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब होगा इसके अंदर। ठीक है, प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार होगा। विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होगा, जो इसका न्यूक्लियस होगा यानी केंद्रक होगा कायिक कोशिका का, ये बड़ा होगा और नियमित आकार का होगा, मतलब किसी स्पेसिफिक आकार का नहीं होगा, इर्रेगुलर होगा, है ना, किसी ऐसे उल्टा सीधा आकार का इसका केंद्रक होगा और बड़ा सा होगा। ठीक है, तो ये कायिक कोशिका होती है। दूसरी होती है जनन कोशिका। जनन कोशिका छोटी होती है और ये कायिक कोशिका के जैव द्रव में तैरती है, मतलब जो कायिक कोशिका है इसी के साइटोप्लाज्म में यानी जैव द्रव में तैरती रहती है जनन कोशिका। ठीक है, अच्छा, जनन कोशिका की आकृति कैसी होती है, तुर्को आकृति की होती है, कुछ ऐसी होती है जनन कोशिका। ठीक है, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, जैसे आप कुछ ऐसा बना लो। ठीक है, तो अगर आप पॉलन के अंदर देखो यानी पराग के अंदर देखो, परागकण के अंदर देखो, तो ये बाह्यचोल हो गई, ये आंतरिक चोल हो गई, है ना। और इसके अंदर अब आपको दो, ये एक पूरी की पूरी सेल मान लो और एक सेल ये मान लो, है ना। एक कोशिका तो ये हो गई, ये कौन सी कोशिका है, कायिक कोशिका। और ये वाली कौन सी हो गई, ये जनन कोशिका होगी। तो दो तरह की कोशिका यहाँ पाई जाती है, इसको हम कहेंगे दो कोशिका स्टेज, है ना। ये पराग की दो कोशिका स्टेज होती है। पराग आगे चल के क्या होता है, तीन कोशिका स्टेज में भी डेवलप होता है। कैसे, तो मान लेते हैं ये बाह्य चोल और आंतरिक चोल मैंने बना दिया, और ये बाहर वाली सेल तो ऐसी है ही है, मतलब ये जो मैंने बना रखा है ये क्या है, बेसिकली साइटोप्लाज्म या जैव द्रव है कायिक कोशिका का। तो ये कायिक कोशिका का जैव द्रव है, और इसमें ये जो छोटी वाली सेल है यानी जो हमारी जनन कोशिका थी, इसके अंदर हो जाता है माइटोसिस। इसके अंदर माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे कि ये जो है छोटी वाली यानी जनन कोशिका जो है, ये दो नर युग्मक को जन्म देती हैं। ये एक नर युग्मक और ये एक नर युग्मक, ये दोनों क्या है, नर युग्मक। और इसको हम कहते हैं तीन कोशिका स्टेज। ये पराग की तीन कोशिका स्टेज है। क्यों, क्योंकि एक तो जनन कोशिका मतलब वो कायिक कोशिका है ही है ऊपर, और दो नई बन गई, तो ये है तीन कोशिका स्टेज, है ना। ये दोनों बने क्या हैं, नर युग्मक। नर युग्मक कैसे बने हैं, जो जनन कोशिका थी उसमें समसूत्री विभाजन की वजह से। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है सारी चीज। ठीक है, देखो अभी तो ये समझ में आ गया। परिपक्व कण में दो होती है, कायिक और जनन कोशिका, तो ये दो है। ठीक है,
अब देखो 60% जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसमें परागकण 2 कोशिका अवस्था में गिर जाते हैं। यानी जो परागकण होते हैं ना, वो 2 ही कोशिका की अवस्था में ही जो हमारा परागकोश होता है उससे बाहर निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है? परागकोश से निकल जाते हैं। लेकिन 40% जो पेड़ होते हैं, उनमें जो जनन कोशिका है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 नर युग्मक बनते हैं, यानी 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो जनन क्या होता है? जो जनन कोशिका उसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 नर युग्मक बनते हैं, ठीक है? और 2 नर युग्मक बनते हैं, ठीक है? तो परागकण 3 कोशिका अवस्था में गिरते हैं, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है? परागकण जो होते हैं वो 3 कोशिका अवस्था में यहाँ पे गिरते हैं, ठीक है? 40%। तो 60% में 2 कोशिका अवस्था में गिर जाते हैं, 40% में 3 कोशिका अवस्था में जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, चाहे वो 60% जो पेड़ हो, चाहे 40% हो, आगे चल के सब में 3 कोशिका स्टेज आनी ही है, 3 कोशिका अवस्था आनी ही है। क्यों? क्योंकि भाई नर युग्मक हमें बनाना जरूरी है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लैंगिक प्रजनन, मतलब इसमें नर युग्मक लेंगे और जो मादा युग्मक होगी वो लेंगे, है ना? और उन दोनों का फ्यूजन होगा, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। तो दोनों युग्मक तो हमें चाहिए, दोनों गैमेट चाहिए, मेल और फीमेल गैमेट चाहिए। तो कोई भी पेड़ हो, चाहिए 60% वाला हो चाहे 40%, सबके केस में आखिरी में 3 कोशिका जो अवस्था है वो आनी ही है, क्योंकि 3 कोशिका अवस्था में ही हमारे पास नर युग्मक बनता है। तो 2 नर युग्मक ऐसे बनते हैं, ठीक है? बस पेड़ में से जो पराग होता है वो निकलता कब है, इसका अंतर है। 60% पेड़ों में 2 ही कोशिका अवस्था में निकल जाता है, बाद में ये 3 कोशिका अवस्था में आता है। 40% में पहले ही 3 कोशिका अवस्था में आ जाता है, उसके बाद निकलता है, ठीक है? यही अंतर है। अब यहाँ पे आ जाओ। पार्थेनियम जो है, जिसे गाजर घास कहते हैं, ये गेहूं के साथ दूषक रूप में भारत आया था, है ना? मिलावट के रूप में गेहूं के साथ ये मिलावट के रूप में भारत आया। और ये पराग एलर्जी का एक मुख्य कारण है। जो पॉलन से एलर्जी होती है, पराग से जो एलर्जी होती है, उसका एक मुख्य कारण हमारा पार्थेनियम है, यानी पराग जो सॉरी गाजर घास है, ठीक है? अच्छा, जब जब एलर्जी होती है, पॉलन की एलर्जी होती है, तो उससे अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दमा, है ना? अस्थमा जिसे कहते हैं, श्वसनी शोथ एक्सेट्रा, ये बीमारियां हो सकती हैं पॉलन एलर्जी की वजह से, ठीक है? पराग की जीवन क्षमता, अब देखो अलग अलग पेड़ों के पराग की अलग अलग जीवन क्षमता होती है। जैसे गेहूं और चावल के जो पराग होते हैं, उनकी जीवन क्षमता 30 मिनट की होती है। मतलब पराग अगर बाहर निकल गया तो 30 मिनट के अंदर अगर उसका वो अपनी फीमेल वाले के पास पहुंच गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर 30 मिनट में नहीं पहुंचा तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो गेहूं और चावल में सिर्फ 30 मिनट की पराग क्षमता होती है, उसके बाद वो खराब जाता है, ठीक है? रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी जो पेड़ होते हैं, उनमें कुछ महीने तक की पराग की क्षमता होती है, मतलब जीवन क्षमता होती है, मतलब वो कुछ महीने तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है? रोजेसी का एक एग्जांपल जैसे रोज हो गया, मतलब गुलाब हो गया। लेग्यूमिनेसी का एक एग्जांपल जैसे दाल हो गई, दाल में जैसे मटर आ गई, है ना? तो वो लेग्यूमिनेसी का एग्जांपल है। सोलेनेसी का जैसे पोटैटो, है ना? आलू जो होता है, सोलेनेसी का एग्जांपल, ठीक है? तो ये अलग अलग फैमिलीज हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ठीक है? एसी आखिरी में आता है। जनरली जो पेड़ की फैमिलीज होती हैं, उनको पहचानने का आसान तरीका है कि एसी आता है, रोजेसी, लेगुमिनेसी, है ना? सोलेनेसी, एसी आता है आखिरी में, ठीक है? पराग का संरक्षण, हम पराग को संरक्षण कर सकते हैं, पराग को बचा के रख सकते हैं। कहाँ रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन, यानी लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में हम पराग का संरक्षण कर सकते हैं, मतलब उसको बचा के रख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा पहला पेज था, ठीक है? ये हमारा था पहला पेज। उम्मीद करते हैं आपको इसमें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना? चलते हैं दूसरे पेज में। कुछ भी अगर ऐसा कभी ना समझ में आएगा तो तुरंत मुझे कमेंट करना, है ना? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और हम फिर फिर उसको आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? फिर ठीक है, ये हमारा सेकंड पेज है। सेकंड पेज में आते हैं, हम स्त्री जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सारी चीजें किसके बारे में पढ़ी? पुरुष, या कह लो नर जनन अंग, है ना? पुरुष नहीं, नर नर जनन अंग, ठीक है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ी हमने, लघु बीजाणु धानी पढ़ी, है ना? हमने पुंकेसर पढ़ा, हमने पराग पढ़ा, है ना? पराग के अंदर क्या होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पराग के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं, ठीक है? अब हम फीमेल का पढ़ेंगे, यानी स्त्री जनन अंग, ठीक है? थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। जो स्त्री जनन अंग होता है उसको जायांग कहा जाता है। जायांग जो होता है, इसमें जायांग की यूनिट जो है, देखो स्त्री जनन अंग या फिर पुरुष जो जनन अंग होता है, जैसे जायांग की बात करें तो जायांग में कुछ ऐसा बना होता है ना? ये है जायांग,
है ना, इसको स्त्री केसर कहते हैं। जैसे पुरुष वाले को क्या कहते थे, पुंग केसर, वैसे स्त्री वाले को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। लेकिन जब ये कई सारे होते हैं, मान लेते हैं एक ये हो गया, है ना, फिर एक ये हो गया, तो इन सब को मिला के मान लेते हैं 4-5 और हैं, इन सब को मिला के जायांग कहते हैं। ठीक है, जायांग और स्त्री केसर में अंतर समझ में आ गया। किसी एक को अगर आप पकड़ोगे तो स्त्री केसर कहोगे, इन सब को मिला के आप क्या कहोगे, जायांग। तो हम कहते हैं जायांग जो होता है वही स्त्री जनन अंग है ना। आप ये भी कह सकते हो कि स्त्री केसर जो है वो स्त्री जनन अंग है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जायांग क्या होता है, बेसिकली स्त्री जनन अंग होता है, और जायांग में कई सारे स्त्री केसर होते हैं। अब जो स्त्री केसर होते हैं इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जो वर्तिकाग्र होता है ये ऊपर वाला भाग है, इसी पे आके जो पराग कण होते हैं वो हवा से या किसी भी तरीके से इसी पे आके बैठते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र पे आके बैठते हैं पराग कण। ठीक है, जो बीज वाला ये लाइन है, सॉरी डंडा है, जो उसे हम वर्तिका कहते हैं, और जो नीचे सॉलिड पार्ट है या सूजा हुआ पार्ट है उसको हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अब स्त्री केसर हो सकता है किसी पेड़ में एक ही हो, तो हम कहते हैं एकांडपी, है ना, उस पेड़ को हम एकांडपी कहते हैं जिसमें एक ही स्त्री केसर हो सकता है स्त्री केसर अनेक हो तो हम उसको बहुअंडपी कहते हैं। ठीक है, अब बहुअंडपी जब होते हैं, मतलब स्त्री केसर जब अनेक होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बना रखे हैं, तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, है ना भाई, हो सकता है दोनों कुछ ऐसे, है ना, ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हों, या हो सकता है दोनों अलग अलग हों, जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो एक दूसरे से जब जुड़े हुए होंगे तो इसको युक्त आंडपी कहेंगे। युक्त आंडपी मतलब जुड़ा हुआ, और जो दोनों अलग अलग होंगे या स्वतंत्र होंगे उसको हम वियुक्त आंडपी कहेंगे, वियुक्त आंडपी कहेंगे। ठीक है, तो ये युक्त है और ये वियुक्त है। ठीक है, तो देखो अगर एक है तो भाई जुड़ा और स्वतंत्र होने की कोई बात ही नहीं है। अगर एक है तो एक आंडपी, अगर अनेक है तो बहुआंडपी कहेंगे, और अगर वो सारे के सारे इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं तो हम कहेंगे युक्त आंडपी, अगर एक दूसरे से अलग अलग है, स्वतंत्र हैं, तो उसे हम कहेंगे वियुक्त आंडपी। ठीक है, देखो मैं एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्वतंत्र की जगह लिख सकता हूँ कि अलग अलग होना। लेकिन ये क्या है ना कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज, एनसीईआरटी ने स्वतंत्र लिखा है तो मैं स्वतंत्र ही लिखूंगा। ठीक है, तो वियुक्तांडपी ये हो गया, तो ये हो गया जयांग मतलब स्त्री का जनन अंग। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन, मतलब जो गुरु बीजाणु होते हैं वो कैसे बनते हैं, या कह लो जो फीमेल जो होता है, मतलब मादा युग्मक या स्त्री युग्मक जो होता है वो कैसे बनता है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो जो गुरु बीजाणु जनन होता है ये क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना। अभी हमने देखा था जो पुरुष वाले में था, जो पुंकेसर था, उसमें देखा था हमने कि लघु बीजाणु था, है ना, यहाँ पे गुरु बीजाणु है। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेल होता है यानी नर होता है उसके लिए हमें हमेशा लघु वाला शब्द यूज होता है, कई जगहों पे आप देखोगे, और जो फीमेल होता है यानी मादा जो होती है उसके लिए हमेशा गुरु यानी भारी या कह लो बड़ा, उस वो टर्म यूज होता है। ठीक है, गुरु टर्म यूज होता है। लघु मतलब होता है हल्का, है ना, गुरु मतलब होता है भारी। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अब वहां पे आपने देखा था पराग मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका से पराग बनता था, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना, इसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, होता कैसे है, यहाँ पे हमने एक कोशिका दिखा रखी है जिसे हम कह रहे हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और ये 2n होती है यानी डिप्लॉयड होती है। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन और बनता है गुरु बीजाणु चतुष्क। जैसे वहां पे क्या बना था, यहाँ वहां पे बना था लघु बीजाणु चतुष्क, और यहाँ पे बना है गुरु बीजाणु चतुष्क, तो वैसा ही है। ठीक है, और ये होगा n, है ना, इसकी हर एक सेल n होगी। अब वहां पे क्या होता था कि ये चारों के चारों क्या बना लेते थे, पराग बना लेते थे आगे चल के, या लघु बीजाणु बनते थे पहले फिर पराग बन जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इन 4 में से 3 ऐसे होंगे जो कि खत्म हो जाएंगे। इन 4 में से कोई भी 3 ऐसे होंगे, कोई भी 3 गुरु बीजाणु ऐसे होंगे जो कि खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खराब जाएंगे। सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं नीचे 3 जो हैं, ये नीचे तीनों जो हैं ये खराब गए, ये तीनों बीजाणु खराब गए, गुरु बीजाणु। जो ऊपर वाला गुरु बीजाणु है इसमें आगे डेवलपमेंट होगा। अब इसमें होगा, ये मैंने क्या लिख रखा है, अर्धसूत्री विभाजन, नहीं यहाँ पे इन्होंने गलत मतलब मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा समसूत्री विभाजन,
जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो सब एकदम सही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे भी होगा समसूत्री विभाजन, यहाँ पे भी होगा समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो देखो जो ये ऊपर वाला है इसमें होगा समसूत्री विभाजन, जिससे यहाँ पे अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी समसूत्री विभाजन होता है वो एक सेल होती है जो कि मान लेते हैं 2n थी या n थी, जो भी थी, है ना, कुछ मान लेते हैं n थी, इससे दो सेल्स बनती हैं और दोनों n ही होती हैं या 2n ही होती हैं, ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो सेल होती है उसमें डिवीजन नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन, सिर्फ केंद्रक का डिवीजन हो जाता है और दो सेल के बजाय एक ही सेल बनती है, बस न्यूक्लियस यानी केंद्रक दो हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक केंद्रक है, यहाँ पे दो केंद्रक है, हो क्या रहा है, वही समसूत्री विभाजन हो रहा है, लेकिन सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो जा रहा है और कोशिकाओं का विभाजन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें फिर से मान लेते हैं समसूत्री विभाजन हुआ, लेकिन सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुआ, सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुआ, इसका और इसका विभाजन हुआ, और कोशिका का विभाजन नहीं हुआ। तो अब क्या बन जाएगा, ऊपर भी दो बन जाएंगे और नीचे वाले भी दो बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो यही यहाँ पे हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है, जो क्या कहते हैं कोशिका है उसका विभाजन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो कोशिका थी सबसे ऊपर वाला जो गुरु बीजाणु था, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, लेकिन कोशिका अभी भी एक है, सिर्फ केंद्रक दो हुआ, ठीक है। तो केंद्रक का सिर्फ विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन फिर से हुआ, अभी भी कोशिका एक ही है लेकिन उसके अंदर केंद्रक 4 हो गए। फिर से समसूत्री विभाजन हुआ, अभी भी कोशिका एक ही है, उसके अंदर 8 केंद्रक हो गए। अब देखो ये जो 8 केंद्रक वाला गुरु बीजाणु है ये परिपक्व होगा, यानी इसके अंदर मैच्योरेशन होगा, ये मैच्योर होगा, ये डेवलप होगा आप कह लो, और हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो है इसको हम कहेंगे परिपक्व भ्रूण कोश, ठीक है। यानी जो हमारा गुरु बीजाणु धन था, गुरु बीजाणु जो था उससे परिपक्व भ्रूण कोश बन जाएगा। अब परिपक्व भ्रूण कोश कैसे बना, तो जितने भी यहाँ पे केंद्रक बने हैं इन सभी केंद्रक के आसपास जो है कोशिका बनना शुरू होगी। जैसे ये एक केंद्रक था, इसके अगल बगल एक कोशिका यहाँ बन गई, बीच वाला केंद्रक एक कोशिका बन गई, इस वाले केंद्रक के बगल भी एक कोशिका बन गई, ऊपर ये जो 3 कोशिका बन गई इन्हें हम प्रतिव्यासांत कहते हैं, ठीक है। प्रतिव्यासांत ये ऊपर वाली 3 कोशिकाएं हैं, ठीक है। नीचे की साथ में देखते हैं, ये वाला जो केंद्रक था इसके बगल में एक कोशिका बन गई, इस केंद्रक के बीच में भी एक कोशिका बन गई, जो ये दोनों हैं इनको हम कहते हैं सहाय कोशिका, ठीक है। ये वाला जो केंद्रक था इसके बगल में भी एक कोशिका बन गई जो कि अंड होता है, अंड मतलब मतलब मादा जनन, मादा युग्मक, ठीक है। नर युग्मक कहाँ था, पॉलन ग्रेन में था, हाँ पॉलन ग्रेन को इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में तो पॉलन ग्रेन ही कहते हैं, हिंदी में क्या कहते थे उसको, नर युग्मक कहाँ था, पराग कण में था, है ना। तो नर युग्मक कहाँ था, पराग कण में था। जो हमारा अंड है यानी जो मादा युग्मक है, अंड बेसिकली क्या है, मादा युग्मक, वो कहाँ पे है, परिपक्व भ्रूण कोश में, या कह लो सिंपली भ्रूण कोश के अंदर, है ना, भ्रूण कोश के अंदर। तो इस कोश जो केंद्रक था इसके आसपास भी कोशिका बन गई जिसे हम अंड कहते हैं। सिर्फ 2 बीच में ऐसे केंद्रक बच गए जिनके आसपास कोई कोशिका नहीं बनी, और कोशिका नहीं बनी इस वजह से हम इनके कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो इनका नाम केंद्रक ही रह गया, है ना, इनके आसपास कोई कोशिका नहीं बनी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल 8 केंद्रक थे, अभी भी हमें 8 दिख रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 केंद्रक अब दिख रहे हैं। तो इस वजह से हम इस जो परिपक्व भ्रूण कोश है इसको कहते हैं ये 8 केंद्रीय होता है। इसके अलावा हमें कोशिका कितनी दिख रही है, तो एक तो ये बड़ी वाली कोशिका खुद ही है भाई, यहाँ से हमने शुरुआत किया था तो यही कोशिका अभी भी थी, ये भी कोशिका ही है, ये भी कोशिका ही है, बस किसका डिवीजन हो रहा था, केंद्रक का, कोशिका को तो डिवीजन हो ही नहीं रहा था, और यही कोशिका अभी भी है। तो एक कोशिका के अंदर कई सारी कोशिकाएं, ठीक है। तो जब हम कोशिका गिनने लगेंगे तो सबसे पहले बाहर वाली कोशिका को गिनेंगे कि ये बड़ी वाली क्या है, एक कोशिका है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 यानी 7 कोशिकाएं टोटल हैं, एक बाहर है और 6 यहाँ पे हमारी अंदर है, ठीक है, 7 कोशिकाएं। तो ये जो परिपक्व भ्रूण कोश होता है इसको हम कहते हैं ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि परिपक्व भ्रूण कोश कैसा होता है, 7 कोशिकीय 8 केंद्र, ठीक है। जो सहायक कोशिका होती है इसके नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं तंतु रूप समुच्चय। जो तंतु रूप समुच्चय होता है इनका काम होता है पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश देना। अब ये कैसे पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश देंगे ये अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ गए हैं कि गुरु बीजाणु कैसे बने और गुरु बीजाणु जो है उससे हमारा भ्रूण कोश कैसे बने, ठीक है।
मेल के लिए यानी नर के लिए जो चीज परागकण होती है वही फीमेल के लिए क्या होती है, भ्रूण कोश। जैसे परागकण में क्या होता है, नर युग्मक होता है, वैसे भ्रूण कोश में क्या होता है, मादा युग्मक होता है, जो कि अंड है बेसिकली यहाँ। ठीक है। अब एक बीजाणु विकास, एक बीजाणु विकास क्या है, चतुष्क से केवल एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है। जब आपने हमारा क्या कहते हैं पुंकेश्वर के यानी परागकण के बारे में पढ़ा था, तो आप देख रहे थे कि 4 लघु बीजाणु बने थे और चारों परागकण में बदल गए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, 4 गुरु बीजाणु बने हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जो है वो आगे जाके डेवलप हुआ है, भ्रूण कोश बनाया है। इसी वजह से कहते हैं एक बीजाणु विकास, सिर्फ जो मादाएं होती हैं उनके अंदर एक बीजाणु विकास देखने को मिलता है, सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु जो होता है वो आगे बढ़ता है, बाकी 3 जो है वो खराब जाते हैं। तो एक बीजाणु विकास क्या है, चतुष्क से केवल एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है, इसको कहते हैं एक बीजाणु विकास। और ये तो आपने पढ़ लिया। तंतु रूप समुच्चय क्या होता है, पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश देता है। जो पॉलन की हमने कहा था पॉलन ट्यूब निकलती है ना, ये हमने बताया था, है ना, यहाँ पे कि पॉलन ट्यूब निकलती है, इसको कहते हैं पराग नलिका, है ना। तो जो पराग नलिकाएं होती हैं उनको दिशा निर्देश तंतु रूप समुच्चय देते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, परागण इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। परागण क्या होता है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, मतलब पराग कोश से निकल के वर्तिकाग्र तक परागों का जाना। ठीक है, इसको हम कहते हैं परागण। थोड़ा सा इसको इसमें अगर देखो तो ये क्या था, पुंकेसर, ये है पराग कोश। पराग कोश जो होते हैं उसी के अंदर तो पराग बनते हैं, और ये पराग जो होते हैं वो ऐसे बाहर निकलते हैं और किसी न किसी माध्यम से ये कहाँ पहुंचते हैं, इसके ऊपर यानी वर्तिकाग्र के ऊपर, इसके ऊपर ऐसे ऐसे पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। ठीक है, तो परागण क्या होता है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। ये 3 तरह के होते हैं, परागण 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है स्वयुग्मन, एक ही फूल के भीतर जब स्थानांतरण होगा तो स्वयुग्मन कहेंगे, मतलब एक ही फूल है उसके अंदर नर और मादा दोनों भाग हैं, मतलब एक ही फूल है, उसी फूल के अंदर ये भी है, उसी फूल के अंदर ये भी है, और उसी फूल के यहाँ से पराग निकलता है और यहाँ पे वर्तिकाग्र पे आ जाता है। जब एक ही फूल के अंदर स्थानांतरण होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे स्वयुग्मन परागण, है ना। दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण क्या होता है, एक ही पेड़ के किसी दूसरे फूल पे, मतलब हम मान लेते हैं एक पेड़ था, है ना, और यहाँ एक फूल है और यहाँ एक फूल है, तो यहाँ से पराग निकला और यहाँ तक चला गया। ठीक है, यहाँ से पराग निकला और यहाँ तक चला गया, लेकिन एक ही पेड़ के अंदर हुआ, तो इसी वजह से कहते हैं सजात पुष्पी परागण। ठीक है, उसी पेड़ के अंदर होना चाहिए, किसी दूसरे पेड़ के नहीं। तीसरा होता है पर निषेचन, जब सब चीज हम बदल देते हैं, पेड़ और फूल सब बदल देते हैं, किसी दूसरे पेड़ के फूल में स्थानांतरण, मतलब एक पेड़ ये था और दूसरा पेड़ हमारा ये था, यहां से पराग निकला और इस पेड़ पे आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, पर निषेचन, पर निषेचन परागण। ठीक है, तो ये 3 तरह के परागण होते हैं। कौन से, स्वयुग्मन एक ही फूल के अंदर, सजात पुष्पी एक ही पेड़ के 2 अलग अलग फूल के अंदर, और पर निषेचन मतलब किसी दूसरे पेड़ पे हम जाते हैं। ठीक है, अब 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके सामने, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना। ये तीनों क्या है, फूल हैं, और इनको इंग्लिश में ही लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ वायोला का वायोला ही लिखा है, ठीक है, ऑक्सैलिस को ऑक्सैलिस ही लिखा है, तो इसी वजह से ऐसे ही आपको याद रखना है ना, साइंटिफिक नेम है ये, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना। ये 3 क्या है, जो है फूल हैं, ये पेड़ हैं। ये जो पेड़ होते हैं इनके अंदर जो फूल होते हैं ये 2 तरह के आते हैं। कुछ फूल खुले हुए होते हैं, है ना, तो वो होते हैं उन्मील परागणी, जो फूल खुले होते हैं उनको हम कहते हैं उन्मील परागणी। ठीक है, और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो कि बंद होते हैं, मतलब एकदम से ऐसे क्लोज होते हैं, है ना। इसी फूल के अंदर जो भी पुंकेश्वर होगा, जो भी जायांग होगा, वो सब फूल के अंदर होगा, वो एकदम से बंद होगा, ऐसे एकदम क्लोज होगा। तो जो बंद फूल होते हैं उन्हें हम उन्मील्य परागणी कहते हैं। ठीक है, तो वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना में 2 तरह के फूल देखने को मिलते हैं, खुले हुए और बंद हुए। जो खुले फूल होते हैं उनको हम कहते हैं उन्मील परागणी, और जो बंद फूल होते हैं उनको अनुन्मील परागणी कहते हैं। ठीक है, अब जो खुले हुए फूल होंगे उनमें तो स्वयुग्मन, सजात पुष्पी, पर निषेचन सारे तरह के परागण हो सकते हैं, लेकिन जो अनुन्मील परागणी होते हैं उनमें सिर्फ स्वयुग्मन ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि फूल बंद है भाई, मान लेते हैं ये एक फूल है, ये बंद है,
अब बंद है तो बाहर से तो पराग आ ही नहीं सकता है, चाहे अपना हो चाहे किसी दूसरे पेड़ का हो चाहे जहां का हो, बाहर तो आ ही नहीं सकता है। तो ना सजात पुष्पी हो सकता है ना परनिषेचन, सिर्फ स्वयुग्मन होगा। यहीं पे हमारा पुंकेश्वर होगा और यहीं पे हमारा जायांग होगा, या स्त्री केसर होगा तो पुंकेश्वर से स्त्री केसर पर ट्रांसफर होगा उसी के अंदर। तो सिर्फ स्वयुग्मन ही देखने को मिलेगा किसमें, बंद फूलों में, यानी अनउन्मीलित परागरही फूलों में। ठीक है, अब देख लेते हैं परागण के कारण, मतलब परागण कौन करवाता है। मैंने कहा कुछ ना कुछ साधन चाहिए ना, तो कौन कराता है। तो ये परागण के जो कारण होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, जीवीय हो सकते हैं मतलब जीवित, और आजीवीय यानी आजीवित वाले। आजीवीय की बात करें तो ये जैसे वायु और जल ये दोनों होते हैं आजीवीय। वायु का परागण देखा जाता है घास और मक्के के पेड़ में, वायु के द्वारा परागण देखा जाता है, मतलब हवा के द्वारा एक जगह से पराग उड़ता है और वर्तिकाग्र पे दूसरे पेड़ के अंदर जाके बैठ जाता है। तो वायु के द्वारा परागण देखा जाता है घास और मक्के में। जो पराग होते हैं जिस पेड़ में वायु के द्वारा परागण होगा उस पेड़ के जो पराग होंगे वो हल्के होंगे जिससे हवा से आसानी से उड़ सके, और चिपचिपाहट रहित होंगे, मतलब उनके अंदर चिपचिपाहट नहीं होगी। भाई अगर वो चिपके रहेंगे तो हवा उनको उड़ा ही नहीं पाएगी, इसी वजह से वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं और चिपचिपाहट रहित होते हैं पराग जो होते हैं। ठीक है, जो वर्तिकाग्र होता है वो बड़ा होता है और पंखदार होता है, जिससे कि जो वर्तिकाग्र होता है वो हवा को काफी ज्यादा हवा उसके अंदर समा जाए, है ना। तो इस वजह से, क्योंकि ज्यादा हवा अगर वो मतलब अपने अंदर समाहित करेगी तो वो ज्यादा पराग उसके अंदर आने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से वर्तिकाग्र ऐसे पेड़ों में बड़ा होता है और पंखदार होता है। ठीक है, जल का परागण जो है ये बहुत ही कम देखा जाता है। सिर्फ 30 ऐसे वंश हैं, 30 ऐसे जीनस हैं जिनके अंदर, जिन पेड़ों के अंदर जल के द्वारा परागण देखा जाता है। ठीक है, सिर्फ 30 वंशों में देखा जाता है। अब जल के द्वारा जो परागण होता है, इन पेड़ों के जो पराग होते हैं वो श्लेष्मक आवरण द्वारा संरक्षित होते हैं, मतलब इनके ऊपर एक लेयर होती है, एक आवरण होता है जो कि एक श्लेष्मक होता है, मतलब हल्का सा चिपचिपा कह लो या आप कह लो फिसलने वाला टाइप का होता है, जिससे कि ये क्या होते हैं, पानी से खराब ना हो, बचे हुए हो। क्योंकि जल से है तो पानी के अंदर हमेशा रहेंगे, पानी से खराब ना हो, इस वजह से श्लेष्मक आवरण द्वारा ये संरक्षित होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, जल का परागण वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जॉस्टेरा नाम के पेड़ में देखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है क्योंकि एनसीईआरटी ने भी इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, बस उसने वेलिस्नेरिया को वाह पे डबल ए की मात्रा है ना, डबल ए क्या होता है मतलब ए की मात्रा ऐसे लिख कर। ठीक है, तो ये है वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जॉस्टेरा, इनमें जल के द्वारा परागण होता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपने सुना होगा नाम वाटर लिली का, है ना। इसके अलावा वाटर हायासिंथ का नाम आपने सुना होगा। तो वाटर आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जल से परागण होता है ना। चाहे आप वाटर लिली ले लो चाहे आप वाटर हायासिंथ ले लो, इन दोनों में परागण जो होता है वो चाहे वायु से हो जाता है चाहे जीवीय चीजों से हो जाता है, जल से नहीं होता है ना। इनके नाम के आगे वायु मतलब जल लिखा होता है, इस वजह से आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं। तो एग्जाम में अच्छे से रखना, इनमें जो है वाटर लिली हो गया और वाटर हायासिंथ हो गया, इनमें जल से परागण नहीं होता है। जल से परागण का 3 एग्जाम्पल है, बहुत पूछा जाता है, यही 3, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जॉस्टेरा, और हमेशा पूछा जाता है, तो यही 3 याद करना। ठीक है, ये हो गए आजीवीय, वायु और जल। जीवीय में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे मधुमक्खी हो गई, है ना, चिड़िया हो गई, तितली हो गई, है ना, तितलियां हो गई, ये सारी की सारी क्या होती है, जीवीय परागण होते हैं। ठीक है, परागण के कारण होते हैं। ठीक है, अब जो जीवीय टाइप के होते हैं इनमें क्या होता है, फूल बड़े व रंगीन होते हैं। जो फूल होते हैं वो बड़े से होते हैं और रंगीन होते हैं, अलग अलग रंग होता है, और इसके अलावा इन फूलों में रस पाया जाता है। ये सब क्यों होता है, रंगीन क्यों होते हैं, रस क्यों पाया जाता है, जिससे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं या कह लो जो तितलियां हैं, जो मधुमक्खियां हैं, उनको अट्रैक्ट कर सके, उनको अपने पास आसानी से बुला सकें, अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा परितोषित देते हैं। परितोषित मतलब होता है रिवॉर्ड, है ना। परितोषित मतलब होता है, एनसीईआरटी ने कई जगहों पे जरूरत से ज्यादा मतलब हिंदी का यूज किया है, मुझे ऐसा लगता है। परितोषित मतलब होता है रिवार्ड या कह लो गिफ्ट। ठीक है, तो जो परागण होता है, जो परागण कराता है, जो भी जीवीय चीज परागण कराता है उसको पेड़ कुछ ना कुछ परितोषित यानी गिफ्ट देता है, रिवॉर्ड देता है ना। अब क्या गिफ्ट देता है, तो पराग दे सकता है गिफ्ट के रूप में, या मकरंद यानी जो रस होता है फूल के अंदर वो दे सकता है गिफ्ट के रूप में। तो जैसे एक मधुमक्खी अगर आएगी पराग में उसके पास, फूल के पास, तो वो बैठेगी जब फूल पे, तो क्यों बैठेगी, वो क्या लेगी, मकरंद लेगी फूल से। और जिस समय वो मकरंद ले रही होती है उस समय उसके पैर में, उसके जो पंख होते हैं उनमें हर जगह पराग जो है वो चिपक जाते हैं। और वही मधुमक्खी जब किसी दूसरे फूल पे बैठती है तो वो पराग जो है दूसरे फूल के ऊपर रुक जाते हैं। समझ में आ गया। तो इसी वजह से परितोषित यानी रिवॉर्ड देते हैं पेड़ पराग और मकरंद के रूप में। ठीक है,
एमॉर्फोफिलस नाम का एक पेड़ है जिसका फूल 6 फुट का होता है, 6 फुट का फूल होता है। और ये एमॉर्फोफिलस जो है वो क्या करता है, जो भी उसका पॉलिनेशन कराता है, जो भी उसका परागण कराता है, उसको अंडे देने की जगह देता है। तो क्योंकि 6 फीट का फूल है तो इसके अंदर जो है वो अपना अंडे दे देता है, जो भी परागण कराता है वो क्या करता है, इसी के अंदर अपने अंडे दे देता है। ठीक है। पराग या मकरंद दस्यु, दस्यु मतलब होता है यहाँ पे चोर। ठीक है, चोर या डकैत जो भी कह लो, जो पराग और मकरंद को चुरा ले उसको हम कहते हैं पराग या मकरंद दस्यु। ठीक है। परितोषित लेके भी परागण नहीं कराते, मतलब जो रिवॉर्ड होता है या जो गिफ्ट होता है, यानी पराग और मकरंद ये गिफ्ट ही तो होते हैं, पेड़ के द्वारा दिए जाते हैं। गिफ्ट तो ले लेते हैं लेकिन परागण नहीं कराते हैं, इनको हम पराग या मकरंद दस्यु कहा जाता है। ठीक है। युका शलभ संबंध, युका नाम का एक पेड़ होता है, शलभ यानी एक मौत होता है, एक कीड़ा होता है। ठीक है। युका और शलभ का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो शलभ होता है वो परागण कराता है, युक्का जो है पेड़ है उसका परागण कौन कराता है, शलभ कराता है। तथा युक्का के अंडाशय में अपने अंडे देता है, जो युक्का का अंडाशय होता है, युक्का पेड़ का जो अंडाशय होता है उसी के अंदर अपने अंडे दे देता है। जब ये अंडे फूटते हैं तो वो क्या करते हैं, युक्का के ही जो अंडाशय होता है वो बाद में क्या हो जाता है, फूल बन जाता है। उसी फूल को या उसी फल को खाते खाते ये क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। जो युक्का के बच्चे होते हैं वो अंडे दिए दिए उसने और अंडा देके चला गया फूल के अंदर, है ना, अंडाशय के अंदर उसने अंडा देके चला गया। अब जो यहाँ पे युक्का जो पेड़ है उसी का जो फूल है या जो उसका फल है उसको खा खा के ये युक्का का जो बच्चा है वो बड़ा होगा, है ना, अंडे से निकलेगा और उसको खाने लगेगा, सीधा युक्का के पेड़ को खाने लगेगा और उसी से वो बड़ा होगा। तो ये होता है युक्का शलभ संबंध। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अगर युक्का और शलभ एक दूसरे के इस मतलब इस तरीके से काम आते हैं कि इन दोनों का एक दूसरे के रहना बिना रहना असंभव है। मतलब किसी एक जगह पे अगर आप युक्का डाल दो और शलभ ना रहे वहां पे, तो युक्का जनरली क्या होता है, 2-4 जनरेशन बाद अगर पॉलिनेशन क्योंकि हो नहीं पाएगा, परागण हो नहीं पाएगा तो ये मर जाएगा। ऐसे ही अगर अलग अकेला शलभ हो तो वो अकेला शलभ भी मर जाता है, क्योंकि उसे भी अपने अंडे देने के लिए जगह चाहिए, कोई अच्छी सुरक्षित जगह चाहिए जो कि युक्का के लिए अंदर परफेक्ट होती है। तो अकेले ये दो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, ये एक संबंध होता है युक्का शलभ का, अच्छे से याद रखना। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पेज था, है ना, ये हमारा सेकंड पेज था। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फ्री है पीडीएफ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये हमारा तीसरा पेज है, इसमें एक फिगर भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं। बही प्रजनन युक्तियां, बही प्रजनन मतलब होता है, देखो प्रजनन तो आप जानते ही हैं, रिप्रोडक्शन या कह लो पॉलिनेशन जो भी है यहाँ पे। बही मतलब होता है बाहर, है ना, यानी बाहर से पॉलिनेशन कराना या बाहर से रिप्रोडक्शन। ठीक है। बही प्रजनन युक्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये युक्तियां क्या होती है, छोड़ो पहले ये सुनो। स्वपरागण व अंतः प्रजनन रोकने के लिए, अंतः प्रजनन और स्वपरागण को रोकने के लिए क्या होती हैं, बही प्रजनन युक्तियां होती हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, रुको एक सेकंड चेक करो। अंतः प्रजनन के आगे एक चीज और लिखेंगे, यहाँ पे होगा अवनमन। ठीक है, अंतः प्रजनन अवनमन रोकने के लिए। ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो जब भी स्वपरागण, परागण, स्वपरागण मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आप समझ लो, परागण हमने 3 तरह के पढ़े थे, है ना, कि स्वयुग्मन, सजात पुष्पी और परनिषेचन। देखो स्वयुग्मन मतलब होता है एक ही फूल के अंदर, मतलब फूल भी सेम है और पेड़ भी सेम है ऑब्वियसली, है ना। सजात पुष्पी मतलब होता है एक ही पेड़ के अंदर, तो फूल अलग है लेकिन पेड़ अभी भी सेम है, तो इन दोनों को हम स्व परागण कह सकते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब एक ही पेड़ के अंदर जब परागण होता है तो स्व परागण कहते हैं। ठीक है। और पर निषेचन जो होता है ये बाहर वाले के साथ हो गया, है ना। तो स्वयुग्मन और सजात पुष्पी ये दोनों क्या है, एक तरह के स्व परागण है, क्योंकि एक ही पेड़ के अंदर होता है, तो इस वजह से स्व परागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। देखो जब भी बार बार स्व परागण होता है तो ये हर जगह देखा गया है। मान लेते हैं एक गाय ये है ना, ये इसकी पूंछ है, ये 2 पैर, ये 2 पैर, है ना, ये गाय है एक। ठीक है, गाय छोड़ो, ठीक है, मान लेते हैं फूल ही ले लेते हैं। ठीक है, एक फूल ये है और एक फूल ये। ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों फूल क्या है, एक पेड़ के अंदर है, पेड़ के ऊपर है।
ऐसे बना देते हैं पेड़, ठीक है। और इन दोनों का लगातार आप क्या करा रहे हैं, स्वपरागण हो रहा है ना, लगातार इन दोनों का स्वपरागण हो रहा है, मतलब एक दूसरे से पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ से पराग उड़ रहा है और यहाँ वर्तिकाग्र पे जाके इसके वर्तिकाग्र पे बैठ जा रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, धीमे धीमे क्या होता है, जो खराब जीन होते हैं हमारे, जो खराब जीन्स आप समझते हो ना, जो डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है, जो खराब जीन्स होते हैं हमारे, वो सामने आने लगते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे जो फूल होता है, आपको पता है फूल से ही आगे चल के फल बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो पहले ये और ये फूल है, इनका हम लगातार क्या करा रहे हैं, स्वपरागण करा रहे हैं। तो मान लेते हैं पहले जो फल बनता था वो खूब बड़ा सा बनता था और रसीला बनता था। धीमे धीमे क्या हो जाएगा ना, ये फल का साइज जो है, साइज छोटा होता लगेगा। मान लेते हैं साइज छोटा होने लगा, कम होने लगा। इसका मान लेते हैं रस जो है इसके अंदर वो कम होने लगा, इसका रस खराब होने लगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार जब आप स्वपरागण कराते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो धीमे धीमे जो खराब जीन्स होते हैं किसी भी जीव के, है ना, पेड़ों के अंदर नहीं, इंसानों को ले लो, गाय भैंस को ले लो, कहीं भी ले लो, लगातार अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाओगे या इन ब्रीडिंग कराते जाओगे, है ना, इसको हम कहते हैं, जैसे गाय भैंस में हम कहते हैं, या मुर्गे में या बकरियों में हम कहते हैं इन ब्रीडिंग, ठीक है। जब लगातार आप इन ब्रीडिंग कराते जाओगे, यानी बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स की मीटिंग कराते जाओगे, है ना, जो हार्मफुल जीन होते हैं, जो खराब जीन होते हैं, वो सामने दिखने लगते हैं। साइज छोटा होने लगा, रस खराब होने लगा, है ना, पेड़ जैसे ही जो है कीड़े लग जाते हैं, बहुत आसानी से कीड़े लग जाते हैं, पेड़ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, ये सारे खराब जीन्स जो है वो सामने दिखने लगते हैं। ऐसे ही गाय भैंस में या बकरियों में भी देखा जाता है। मान लेते हैं बकरी का एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं उसका दूध कम हो गया, है ना, उसमें दूध नहीं निकल रहा है, ठीक है, उसका जो है जो डिसीज से लड़ने की क्षमता थी, जो इम्यूनिटी थी उसकी, वो भी खत्म हो गई, है ना, उसकी जो इम्यूनिटी है वो भी खत्म हो गई। ये सब क्यों हुआ, इन ब्रीडिंग की वजह से। और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अंतः प्रजनन अवनमन। अवनमन मतलब होता है डिप्रेशन या कम हो जाना, है ना। लगातार जब अंतः प्रजनन कराया जाएगा, या स्वपरागण मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ये किसके केस में हो गया, पेड़ों के केस में। अंतः प्रजनन यहाँ पे आप समझ लो पेड़ों के साथ साथ एनिमल्स के भी लिए यूज होता है। तो अंतः प्रजनन मतलब होता है इन ब्रीडिंग, मतलब आप क्लोज जो रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में अगर ब्रीडिंग करा दो, ठीक है। तो अंतः प्रजनन अवमनन होने लगता है, अवनमन होने लगता है, मतलब होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है, जिससे क्या होता है, जो हार्मफुल जीन होते हैं, जो खराब जीन्स होते हैं हमारे, वो सरफेस पे दिखने लगते हैं। अरे इसके सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप घर पे जब शादी होती है तो आपको पता है पंडित वंडित बुलाए जाते हैं, फिर वो पंडित कहते हैं कि नहीं ये जो है इनका गोत्र सेम है, या ये सब मैच क्यों कराया जाता है, क्योंकि आपका इन ब्रीडिंग ना हो पाए, है ना, इन ब्रीडिंग रोकने के लिए। क्योंकि इन ब्रीडिंग क्या होती है, हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। इन ब्रीडिंग लगातार अगर आप हो गई तो उससे क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, जीन्स जो है वो सही से नहीं दिखने लगते, इसलिए आपका मैच कराया जाता है ना, कुंडली उंडली मैच कराई जाती है पंडित बुला के। और जो है आपकी शादी भी जो है वो परिवार से थोड़ा दूर रखी जाती है ना, परिवार में नहीं की जाती है, ठीक है। तो यही होता है अंतः प्रजनन अवनमन, ठीक है। अच्छा, अब पेड़ों को भी पता है कि अंतः प्रजनन अवनमन होता है, इसी वजह से वो क्या करते हैं, स्वपरागण और अंतः प्रजनन अवनमन को रोकने के लिए कुछ युक्तियां अपनाते हैं, जिसे हम कहते हैं बहि प्रजनन युक्तियां, मतलब जिससे अंतः प्रजनन ना हो पाए, मतलब बाहर से प्रजनन हो, है ना, बाहर से प्रजनन हो, या कह लो आउट ब्रीडिंग हो, इन ब्रीडिंग ना हो पाए, ठीक है, स्वपरागण ना हो पाए, ठीक है। जैसे 4 युक्तियां यहाँ पे देखो, पहला है पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्रहता समकालिक नहीं हो, मतलब जब पराग निकलता है उस समय वर्तिकाग्र जो है वो ग्राह नहीं कर रहा है, या कहो पराग को ले ही नहीं रहा है, ठीक है, समकालिक नहीं है, मतलब पराग आज निकला तो आज वर्तिकाग्र एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वर्तिकाग्र एक्सेप्ट करेगा 4 दिन बाद, लेकिन 4 दिन बाद पराग खराब जाएगा। एक तरीका ये हो गया। या आज वर्तिकाग्र जब एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पेड़ का पराग आज निकल ही नहीं रहा है, दूसरे पेड़ों में निकल रहा है लेकिन उस पेड़ में नहीं निकल रहा है। तो ये क्या होता है, स्वपरागण रोकने की एक युक्ति होती है कि पराग की अवमुक्ति यानी पराग का निकलना और वर्तिकाग्र का ग्राह्यता, मतलब वो उसका एक्सेप्ट करना, वर्तिकाग्र का एक्सेप्ट करना समकालिक नहीं हो, एक टाइम पे ना हो, ठीक है। दूसरी युक्ति, एक पेड़ का पराग उसी पेड़ के वर्तिकाग्र के पहुंच ही नहीं पाता, ऐसा फूलों का ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है पेड़ों में कि उसी पेड़ का जो वर्तिकाग्र होता है, सॉरी पराग होता है, वो उसी पेड़ के वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पाता। तो कई पेड़ों में इस तरीके से फूल अरेंज होते हैं कि उसी पेड़ का पराग उस पेड़ के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाता, और इससे स्वपरागण नहीं हो पाता, ठीक है। तीसरा है स्व असमंजस्य। स्व असमंजस मतलब होता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में से। इसका मतलब होता है पराग उसी पेड़ के वर्तिकाग्र पर अंकुरित ही ना होता, मतलब जैसे मान लेते हैं
मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है और इस पेड़ पे यहाँ से पराग उड़ा, है ना, यहाँ एक फूल था और एक फूल यहाँ पे था, यहाँ से पराग उड़ा और यहाँ पे आ गया, ठीक है। वर्तिकाग्र पे पराग पहुंच गया, लेकिन वर्तिकाग्र ने पहचान लिया कि ये तो हमारे ही पेड़ का पराग है और उस पराग को यहाँ पे उसने उगने ही नहीं दिया। पराग को उगने का मतलब क्या होता है, पॉलन ट्यूब का निकलना। तो अगर वर्तिकाग्र पहचान जाती है ना तो वो पॉलन ट्यूब को निकलने ही नहीं देती है, तो इससे क्या होता है, स्वपरागण डूब जाता है ना। तो स्व असमंजस मतलब वर्तिकाग्र पहचान जाता है, अगर पराग उसी पेड़ का है तो वर्तिकाग्र पर अंकुरित ही नहीं होता है, उगता ही नहीं है, पॉलन ट्यूब निकलती ही नहीं है, ठीक है। चौथा बहुत आसान तरीका, एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन, मतलब एक पेड़ में सिर्फ चाहे नर पुष्प हो चाहे मादा पुष्प हो, दोनों पुष्प होते ही नहीं। जब एक ही पेड़ पे एक ही पुष्प रहेंगे तो आप समझो, जब एक ही पुष्प है, नर मान लेते हैं सिर्फ नर पुष्प है, तो स्वयुग्मन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई उसके लिए एक फूल के अंदर नर और मादा दोनों चाहिए। सजात पुष्प भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पेड़ के अंदर नर और मादा दोनों चाहिए, लेकिन एक पेड़ पे अंदर सिर्फ नर ही है, तो सिर्फ पर निषेचन ही हो पाता है, यानी जो है क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाता, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण हो ही नहीं पाता। ये चौथा है और सबसे आसान है, एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। तो ये चारों अलग अलग युक्तियां हैं जिन्हें हम कहते हैं बहि प्रजनन युक्तियां, और ये क्यों होती हैं, स्वपरागण और अंतः प्रजनन अवनमन यानी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए होती है, ठीक है, जिससे फूल की, पेड़ की, सीड की, हर चीज की क्वालिटी बनी रहे, ठीक है। तो पेड़ इतने अच्छे से अपने आप को पहचानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से मैं एक रफ लेके आता हूँ, एक मिनट। हमने कहा था कि ये है पॉलन, जिसके अंदर क्या होता है, दो मेल गैमेट होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं, ऐसे कुछ बनाया था हमने, है ना, दो नर युग्मक होते हैं और एक कायिक कोशिका होती है ना। और ये होता है हमारा भ्रूण कोश, जिसमें यहां होती है अंड कोशिका, ठीक है। तो देखो अब हम कराएंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को कहते हैं संलयन, है ना, संलयन ही तो कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हम कराएंगे या फ्यूजन कराएंगे, जिस जो भी आप कह लो। अब जब पेड़ पे ये पराग कोष पहुंचता है तो ये कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पे, है ना, ये वर्तिकाग्र है, इसमें आता है पराग कोष, ठीक है। ये जो हमारा भ्रूण कोष होता है ना, भ्रूण कोष यहाँ पे होता है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है भ्रूण कोष यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो परागकण है, ये परागकण आता है और इस पे ऐसे बैठता है, जब ये यहाँ पे बैठता है ना तो ऐसे एक ट्यूब निकलती है इस परागकण से, और ये ट्यूब ऐसे जाती है और इस भ्रूण कोष में ऐसे इंटर कर जाती है, ठीक है। ये जो ट्यूब होती है, अगर हम ऐसे थोड़ा सा बड़ा बनाएं, ये ऐसे निकलती है इसके अंदर से। तो अब जब ट्यूब निकलती है तो ये जो दोनों मेल गैमेट हैं, जो दोनों नर युग्मक हैं, वो ऐसे नीचे चलना शुरू करते हैं, दोनों इसी ट्यूब से, और इसी ट्यूब से होते होते नीचे आते हैं, और नीचे आते कहाँ हैं, इसी भ्रूण कोष के अंदर। अब इसमें से दो नर युग्मक जब चलते हैं तो उसमें से एक नर युग्मक जो है वो ऐसे जाता है और जो अंड है उससे जाके फ्यूज कर जाता है, और इसी को तो हम कहेंगे संलयन या फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन, जो भी कह रहे हैं, है ना। तो संलयन क्या होता है, एक नर युग्मक का जो मादा युग्मक है, जिसे हम अंड कह रहे हैं, अंड क्या मादा युग्मक ही तो है ना, इनका फ्यूजन होना, इसको हम कहते हैं संलयन। लेकिन हमारे पास दो नर युग्मक हैं और अंड तो एक ही था, तो एक नर युग्मक एक अंड से फ्यूज कर गया, जो दूसरा नर युग्मक बनता है वो ऐसे जाके ये जो पोलर न्यूक्लियाई, जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, इन ध्रुवीय केंद्रक से फ्यूज कर जाता है। तो दो जो नर युग्मक होते हैं वो किससे फ्यूज करते हैं, एक अंड से और एक ध्रुवीय केंद्रक से, वही चीज यहाँ पे हमने दिखाया। और यहाँ पे देखो दो फ्यूजन हो रहा है, दो संलयन हो रहा है, एक बार यहाँ पे संलयन हो रहा है, एक बार यहाँ पे संलयन हो रहा है। इसी वजह से हम एक शब्द पढ़ते हैं पेड़ों के लिए, द्विनिषेचन। जो पुष्पी पेड़ होते हैं या जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें द्विनिषेचन देखा जाता है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन, निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब होता है नर और मादा युग्मक का एक दूसरे से मिलना, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दो नर युग्मक भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं, जो भ्रूण कोश होता है उसमें दो नर युग्मक प्रवेश करते हैं,
एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से जाके फ्यूज कर जाता है और संलयन कर जाता है, या कह लो निषेचन जिसका हो जाता है कह लो, और जिससे बनता है युग्मनज। युग्मनज समझते हो, जाइगोट। ठीक है, तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से जब फ्यूज करता है तो उससे युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, और इसे हम कहते हैं युग्मक संलयन। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा नर युग्मक जो होता है वो ध्रुवीय केंद्र से जाके फ्यूज कर जाता है, जिससे बनता है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, यानी जो जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। तो दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्र से फ्यूज होता है और प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। इसको हम कहते हैं त्रिसंलयन। अब त्रिसंलय क्या क्यों कहते हैं, और क्या मतलब क्यों होता है, ये हम पहले ये चीज देखते हैं कि देखो, नर युग्मक जो होता है ये हैप्लॉइड होता है यानी एन होता है ना, और ये जो अंड कोशिका होती है ये भी हैप्लॉइड होती है यानी एन होती है। जब एन और एन मिलते हैं तो जो जाइगोट बनता है वो 2n बनता है। ठीक है, नॉर्मल है, इसको युग्मक संलयन कहते हैं। यहाँ पे जो एन होता है, नर युग्मक जो होता है वो एन होता है, लेकिन जो ध्रुवीय केंद्र होते हैं उसमें कितने, 2 केंद्र थे, और दोनों मिला के हमारा 2n हो जाता है। भाई 2 केंद्र है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक ये और एक ये, 2 है ना, तो ये n और ये n 2n हो जाता है, और एक n यहाँ से आ रहा है, मतलब जो एक हमारा नर युग्मक आ रहा है वो भी n है, तो टोटल 3n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नर युग्मक n था, ध्रुवीय केंद्रक 2n था, और इससे बनता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक जो कि 3n होगा, n + 2n 3n, और इसी वजह से त्रिसंलयन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, क्या 3 कॉपी है क्रोमोसोम की, यानी 3n है, तो इस वजह से त्रिसंलयन कहते हैं। तो द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, किस चीजों से बना होता है, 2 चीजों से बना है। द्विनिषेचन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइजेशन को हम युग्मक संलयन कह रहे हैं जिससे जाइगोट बनता है, दूसरे फर्टिलाइजेशन को हम त्रिसंलय कह रहे हैं जिससे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखो, जो भ्रूण, पहले यहाँ पे आ जाओ, नहीं नहीं यहीं पे, नहीं यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ पहले। भ्रूण जो होता है वो भ्रूण कोश के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है, यानी अच्छा हाँ, सिरा की बात आ गई तो पहले हम फोटो देख लेते हैं। मैंने कहा था यहाँ पे ये जो जगह छोड़ी है ना, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो यहाँ पे एक फोटो रहेगी, वो फोटो है ये। ठीक है, तो देखो ये जो है फोटो कुछ इस तरीके से हमारा, एक सेकंड, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ये हमारा बीजांड है। ठीक है, ये बीजांड है। ठीक है, ये बीजांड होता कहाँ पे है, ये सीड के अंदर होता है ना, आप कह रहे हो फूल के अंदर होता है, ये फूल के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो जो बीजांड होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसमें ये जो बीजांड होता है ये यहाँ से एक स्टॉक आती है, ये एक ऐसा डंडा होता है ना, जिससे यहाँ पे आके प्लेसेंटा से ये जुड़ा होता है। यहाँ पे प्लेसेंटा नाम का एक ऊतक होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, एक ऊतक होता है। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा है उससे फ्यूनिकल जो है, ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल नाम का एक डंडा होता है जिससे प्लेसेंटा जो है वो बीजांड से जुड़ा होता है ना। बीजांड प्लेसेंटा से कैसे जुड़ा है, फ्यूनिकल नाम के एक डंडे से। ठीक है, तो ये डंडा जो है इसको हम फ्यूनिकल कह रहे हैं। ठीक है, फ्यूनिकल जो है वो आके बीजांड से इस जगह पे जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ से अगर हम तोड़ना चाहें तो यहाँ से कट से टूट जाता है ना, तो ये जो जगह है इसको हम हाइलम कहते हैं। तो हाइलम वो जगह है जहाँ पे फ्यूनिकल बीजांड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फ्यूनिकल खुद क्या है, फ्यूनिकल वो डंडा है जिससे जो हमारा प्लेसेंटा है वो जुड़ा है बीजांड से, है ना, ये ऊतक होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एकदम बीच में ये होता है भ्रूण कोश। ठीक है, तो भ्रूण कोश किसके अंदर होता है, बीजांड के अंदर। ठीक है, भ्रूण कोश के जस्ट आप बाहर आओगे तो बीजांड काय नाम की कुछ सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे कई सारी ऐसे सेल्स होती हैं, है ना, ऐसे कई सारी सेल्स होती हैं जिन्हें हम बीजांड काय कह रहे हैं। ठीक है, उसके जस्ट बाहर आओगे तो आपको आवरण देखने को मिलेंगे, 2-3 हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपको अंतः आवरण देखने को मिल रहा है और एक बाहर साइड में है तो उसे बाह्य आवरण कह रहे हैं। तो 2 आवरण यहाँ पे इस साइड और 2 आवरण इस साइड आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऊपर जो ये हिस्सा खुला हुआ है, ये आवरण ऐसे आगे तक होते हैं। ठीक है, आवरण ऐसे आगे तक होते हैं। जो हिस्सा यहाँ पे छोटा सा खुला हुआ है इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, ये जो बाहर हिस्सा खुला हुआ है जो बचा हुआ है उसको हम बीजांड द्वार कहते हैं, और ये जो बीजांड का ऊपर वाला हिस्सा है इसको बीजांड द्वारी शिरा कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बीजांड का, सॉरी, है ना, ये पूरा का पूरा बीजांड का फिगर है जो कि आपको याद रखना है, और ये बना के मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो आपको समझ में आएगा वो जो लिखा वो समझ में आएगा।
भ्रूण जो है वो भ्रूण कोश के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है। ये है बीजांड द्वारी सिरा, ठीक है। और इसी बीजांड द्वारी सिरा पे जो भ्रूण होता है वो विकसित होता है। यानी ये जो हमने भ्रूण कोश बनाया है वो यहाँ पे किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ऐसा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो है वही है हमारा अंड, अंड है ना। और जो अंड है या जो क्या कहते हैं मादा युग्मक है ना, ये अंड जो है वो मादा युग्मक है। तो यही जो है फर्टिलाइजेशन जब होगा तो यहीं पे भ्रूण बनता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे उल्टा बनाया, क्यों, क्योंकि ये जो भाग है वो किस साइड होना चाहिए, ऊपर साइड। बीजांड द्वारी शिरा जिधर है उधर होना चाहिए ये भाग, ठीक है। समझ में आ गया। और इसी बीजांड द्वारी सिरा जो है उसी पे भ्रूण जो है वो विकसित होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी पूछ ले, अगर इस फिगर में पूछ ले आपको, एक सिरा ये है, एक सिरा ये, इनमें से बीजांड द्वारी सिरा, बीजांडधारी सिरा कौन सा है, तो ये जो नीचे वाला सिरा है इसको आप बीजांडधारी सिरा कहेंगे। जिधर अंड है वही होगा बीजांडधारी सिरा, है ना। जिधर अंड है वही बीजांडधारी सिरा होगा, याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये अब लाइन समझ में आ गई। भ्रूण जो है वो भ्रूण कोश के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो युग्मनज बना है यहाँ पे, यानी जाइगोट जो बना है, वो जो है आगे चल के परिपक्व भ्रूण बनाता है, यानी भ्रूण बनाता है। तो वो कैसे बनाता है, तो इसमें 4 स्टेप होते हैं। युग्मनज जो है वो सबसे पहले प्राक भ्रूण बनाता है, फिर प्राक भ्रूण से गोलाकार भ्रूण बनता है, फिर गोलाकार भ्रूण से हृदयाकार भ्रूण बनता है, देखने में दिल की तरह, हृदय की तरह होता है। फिर हृदयाकार भ्रूण से आखिरी में परिपक्व भ्रूण बनता है। तो ये आपको सिर्फ सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये पूछा जाता है कि युग्मनज पहले क्या बनता है, प्राक भ्रूण, फिर गोलाकार, फिर उसके बाद हृदयाकार, फिर परिपक्व भ्रूण बनता है, ठीक है। ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आओ, भ्रूणकोश प्राथमिक कोशिका में कई बार समसूत्री विभाजन से बनता है। तो देखो, भ्रूणकोश जो है बेसिकली, यहाँ पे आओ पहले, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कैसे बना, जब ये जो हमारा रफ में आ जाता है, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, वो सब छोड़ो। ये हमारा था ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक से जब हमारा जो मेल नर युग्मक था, जब वो फ्यूज किया तो ये 3n वाला पार्ट बन गया, ठीक है। लेकिन शुरुआत में ये तीनों न्यूक्लियस सिर्फ ऐसे पड़े रहते हैं। जब तीनों केंद्रक ऐसे पड़े होते हैं, 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक था, एक केंद्रक किसका आ गया, नर युग्मक का। जब 3 केंद्रक ऐसे पड़े होते हैं तो हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बन गया है। तो जब भी फ्यूजन होता है यहाँ पे, जब त्रिसंलयन होता है तो प्राथमिक भ्रूणकोश क्या बनता है, केंद्रक बनता है। तो ये है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, ठीक है। ये केंद्रक बना, फिर इसके आसपास सेल बन जाती है, ये ऐसे सेल बन गई, ऐसे सेल बन गई, ठीक है। अब इसको हम कहेंगे प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका। अंतर समझ में आ गया। पहले प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक था, अब प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका हो गई। इसी प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका में कई बार क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और जब कई बार समसूत्री विभाजन इसमें होगा तो हमारे पास बनेगा प्राथमिक, या प्राथमिक नहीं, जब तब हमारे पास बनेगा भ्रूणपोष, है ना। जब कई बार इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, भ्रूणपोष, यानी एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, ठीक है। तो भ्रूणकोश कैसे बना, प्राथमिक, यहाँ पे ये एक चीज छूट गया है, यहाँ भ्रूणकोश रहेगा। प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका में कई बार समसूत्री विभाजन से बना, क्या, भ्रूणकोश, ठीक है। इसका विकास भ्रूण विकास से पहले होता है। जो भ्रूणकोश होता है इसका विकास भ्रूण जो है उसके विकास से पहले होता है। क्यों, क्योंकि जो भ्रूण होता है उसको खाना देना भ्रूणपोष का काम है, क्योंकि नाम ही है भ्रूणपोष, यानी पोषण करना। किसका पोषण करना, भ्रूण का। तो हमेशा जो भ्रूणपोष होता है उसका विकास भ्रूण के विकास से पहले होता है, ठीक है। यह भ्रूण को पोषण करता है या भ्रूण का पोषण करता है, ठीक है। मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी भ्रूणपोष होते हैं जिनमें लगातार डिवीजन होता है लेकिन कोशिका बनती ही नहीं है, सिर्फ सेल ही बनती चली है, मतलब वो न्यूक्लियस ही बनता चला जाता है। ऐसे कई सारे, ये जो न्यूक्लियस हैं ये कई सारे ऐसे बनते चले जाते हैं, डिवीजन होता जाता है, समसूत्री विभाजन होता है और न्यूक्लियस बनता चला जाता है। तो जब लगातार ऐसे सिर्फ न्यूक्लियस ही बनते चले जाते हैं तो हम उसको कहते हैं मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश।
जैसे नारियल का जो पानी होता है, जब आप नारियल पानी पीते हैं तो नारियल पानी बेसिकली क्या होता है, एक मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है। लेकिन जब गरी खाते हो आप, नरी कह रहा हूँ है ना, नारियल पानी आप पी लेते हो, जब आप गरी खाते हो तो गरी जो है वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। कोशिकीय भ्रूणपोष मतलब भ्रूणपोष में कोशिका बनी हुई है। ठीक है, तो ये दो तरह के भ्रूणपोष होते हैं। नारियल पानी जो है वो एक मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है, और जो गरी है वो कोशिकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब भ्रूणपोष जो है वो पूरी तरीके से खा दिया गया है, जो भ्रूण है उसने भ्रूणपोष को पूरी तरीके से खा लिया है या फिर नहीं खाया है, बचा हुआ है, उसके हिसाब से जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड या एल्ब्यूमिनस बीज जो होते हैं, इसमें भ्रूणपोष होता है, बचा होता है। ठीक है, जैसे जौ, मक्का, गेहूं, नारियल, कैस्टर। बचा क्यों है, क्योंकि भ्रूण ने भ्रूणपोष को पूरी तरीके से नहीं खाया है, पूरा खत्म नहीं किया है, इस वजह से बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस बीज। ये ऐसे बीज होते हैं जिनके अंदर भ्रूणपोष नहीं बचा होता है। एग्जाम्पल मटर, मूंगफली, सेब, इसमें भ्रूणपोष पूरी तरीके से खत्म हो गया है, इस वजह से नहीं बचा है। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस बीज। तो जो भ्रूण का विकास हो रहा था उस समय उसने पूरी का पूरा भ्रूणपोष खा लिया, इस वजह से नॉन एंडोस्पर्मिक भ्रूणपोष नहीं बचा। ठीक है, तो मटर, मूंगफली, सेब, ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो शब्द और हैं, विपुंसन और बैगिंग। जो विपुंसन होता है, फूल से पराग कोष को हटा देना। अब देखो ये काम कहाँ आता है, विपुंसन या बैगिंग कहाँ काम आता है, जब हम कहीं पे क्या कहते हैं उसे, अपने मन से गार्डनिंग करना चाहें या अपने मन का फूल जो है उसको पैदा करना चाहें, कुछ ऐसा करना चाहें। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक आम ये है, ठीक है, और एक आम ये है। ठीक है, इस आम की खासियत है कि साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, लेकिन इस आम की खासियत है कि मीठा बहुत है। ठीक है, हम चाहते हैं इनकी खासियत जो है एक दूसरे से मिल जाए, मतलब हमें ऐसा आम मिले जिसका साइज भी बड़ा हो और मीठा भी हो, साइज भी बड़ा हो और मीठा, दोनों चीज। तो हम क्या करना चाहेंगे कि जो इसका फूल होगा, मान लेते हैं ये फूल है इसका और ये फूल है इसका, हम क्या करना चाहेंगे, इसके फूल से पराग उठाएंगे, इस पे डालेंगे, या फिर इसके फूल से पराग उठाएंगे, इस पे डालेंगे, जिससे कि इनके बीच में प्रजनन हो और हमें कुछ ऐसा फल मिले जो कि जिसका साइज भी बड़ा हो और मीठा भी हो। अब इसको करने के लिए एक चीज जरूर करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम फूल देखते हैं, मान लेते हैं ये एक फूल है, इस फूल में दो चीज तो कभी कभी जनरली होती ही है, पराग कोश होगा और स्त्री के पुंकेसर होगा और स्त्री केसर होगा, है ना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पुंकेसर और स्त्री केसर होगा। अब देखो हमें कराना क्या है कि हमें, अच्छा ये दूसरा हमारा पेड़ है ना, इसके पास भी मान लेते हैं ये पराग कोश हो गया, मतलब पुंकेसर हो गया, और ये हो गया स्त्री केसर। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें कराना क्या है, मान लेते हैं हमें कराना क्या है कि यहां से जो है पॉलन उठा के इसमें डालना है, यानी इस वाले आम का जो पॉलन है उसको, पराग जो है उसको उठा के इस पे डालना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस वाले पराग, ये भी पराग बचा हुआ है, ये पराग कोश, भाई यहाँ पे भी तो पॉलन होगा, वो पॉलन भी यहाँ आ सकता है, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, तो हम इसको काट के हटा देते हैं, यानी ये पुंकेसर को काट के हटा देते हैं और इसे कहते हैं विपुंसन। विपुंसन मतलब फूल से पराग कोश को हटा देना या पुंकेसर को ही हटा देना, है ना, दोनों आप कह सकते हो। तो फूल से पराग कोश को हटा ही देना, एंथर को हटा देना, पराग कोश को याद रखना, है ना, इस पूरे पराग कोश को। भाई फिलामेंट तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मेन तो हमारा यही होता है ना, मेन तो हमारा यही होता है ना, तो इसको हम काट के हटा देते हैं। ठीक है, तो फूल से परागकोश को हटा देना, इसको विपुंसन कहते हैं, और ये जरूरी है जब हम ब्रीडिंग करते हैं प्लांट की। ठीक है, अब जो है इसका खुद का पॉलन तो यहाँ नहीं आ पाएगा, है ना, अब हम क्या करते हैं, इसका पॉलन निकालते हैं अपने हाथों से और लेके जाते हैं खुद अपने हाथों से यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पॉलिनेशन सही हो गया, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई दुनिया में दो ही पेड़ थोड़ी हैं, हजारों पेड़ हैं। मधुमक्खियां हैं, वो यहाँ पे आके बैठी, फिर यहाँ पे आके बैठी, मान लेते हैं यहाँ कोई तीसरा पेड़ था जो कि अच्छा नहीं था, यहाँ से आके यहाँ पे आ गया पॉलन, है ना, पराग तो हजारों पेड़ों से यहाँ पे आ सकता है। तो ये भी हम नहीं चाहते, तो हम क्या कहते हैं, एक ठीक बैग लेते हैं, उस बैग में इसको कवर कर देते हैं फूल को। क्यों कवर कर देते हैं, क्योंकि जो पराग हम चाह रहे हैं वही पराग इस पे रहे, कोई एक्स्ट्रा ना आ जाए, तो इसको हम कहते हैं बैगिंग। बैगिंग क्या होता है, विपुंसन के बाद वर्तिकाग्र को थैले से ढक देंगे जिससे अवांछित परागों से बचा रहे, मतलब जिससे ऐसे पराग जिसकी हमें इच्छा नहीं है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उससे बचा रहे, तो इसे बैगिंग कहते हैं। तो विपुंसन और बैगिंग कहाँ काम आता है, प्लांट की ब्रीडिंग में। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पेज था।
और लगभग समझ लो खत्म हो गया है। चौथा पेज छोटा सा है, ये हमारा चौथा पेज है। कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब देखो हमने देख लिया द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन जो हमने देखा, उसके बाद क्या होता है जब निषेचन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो बीजांड होता है वो बीज में चेंज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने जो अभी बीजांड देखा था, है ना, ये बीजांड जो देखा था, ये बीजांड जो है वो बीज में बदल जाएगा। ठीक है, निषेचन के बाद बीजांड जो है वो बीज में बदल जाते हैं, और जो बीजांड के आवरण होते हैं वो बीज के आवरण बदल जाते हैं। यानी जो ये आपको आवरण दिख रहा है, बाह्य आवरण, अंतः आवरण, ये क्या होंगे, बीज के आवरण में चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा जो अंडाशय होता है वो फल में चेंज हो जाता है, और अंडाशय की जो दीवार होती है वो फल भित्ति में चेंज हो जाती है। यानी जो फल भित्ति आप समझते हो ना, छिलका, या कह लो आप कह लो फल की दीवार, है ना। जैसे बीजांड जो है बीज में चेंज हुआ, बीजांड का आवरण बीज आवरण में चेंज हुआ, वैसे ही अंडाशय फल में चेंज हुआ, अंडाशय की दीवार जो है वो फल की दीवार यानी फल भित्ति बना लेगी, या जो फल का छिलका होता है वो अंडाशय की दीवार से बनता है। ठीक है। परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष मतलब होता है स्थायी बीजांड काय। मतलब जो बीजांड काय होता है, जनरली क्या होता है, जब बीजांड जो है वो बीज में बदलता है, तो जो बीजांड काय होता है ना, ये डीजेनरेट यानी खत्म हो जाते हैं, है ना। इन सेल्स का कोई काम नहीं रहता, तो ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर बीजांड काय स्थायी है, मतलब बना हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है, परिभ्रूणपोष कहते हैं उसे। तो परिभ्रूणपोष क्या होता है, स्थायी बीजांड, मतलब हमारे पास फल है लेकिन उस फल के अंदर अभी भी बीजांड काय जो है वो बना हुआ है, रखा हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ, तो उसे हम कहेंगे परिभ्रूणपोष। ठीक है। एग्जाम्पल काली मिर्च हो गया, चुकंदर हो गया, इसमें परिभ्रूणपोष देखने को मिलता है। ठीक है। बीजांड द्वार क्या होता है, ऑक्सीजन व पानी के आवागमन के लिए छिद्र। जो ऑक्सीजन होती है या पानी होता है, वाटर होता है, उसके आने और जाने के लिए जो छेद होता है वही बीजांड द्वार होता है। तो बीजांड द्वार यहाँ पे जो है उसका काम आपको समझ में आ गया कि छोटी सी जगह यहाँ पे बची क्यों है, पानी और ऑक्सीजन का आने जाने का काम होता है। ठीक है। प्रसुप्ति, प्रसुप्ति क्या होता है, बीज की निष्क्रियता की दशा। मतलब जो बीज होती है, जैसे आपने एक मान लेते हैं चने का बीज ले लिया, और वो चने का बीज मैं यहाँ पे लाके रख दूं, तो वो रखा रहेगा, साल भर रखा रहेगा, 2 साल रखा रहेगा, खराब जाएगा लेकिन उगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीज जो होता है वो जब तक उसको प्रतिकूल जो कूल मतलब परिस्थितियां होती हैं, मतलब अच्छी परिस्थिति नहीं होती है, तब तक वो निष्क्रियता की दशा में रहता है। उसी बीज की निष्क्रियता की दशा को हम प्रसुप्ति कहते हैं। तो बीज जो है वो प्रसुप्ति में रहता है जब तक उसको अच्छी कंडीशन ना मिल जाए। मतलब जैसे यहाँ पे आप रख देंगे तो ना उसको सॉयल मिल रहा है, ना उसको पानी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रही है। ठीक है। लेकिन उसी बीज को आप ले जाके जब भी आप कहीं पे जमीन में लगा देते हैं तो उसको पानी मिलने लगता है, उसको जमीन मिल गई, उसको न्यूट्रिशन मिलने लगा, है ना, उसको टेम्परेचर अपने हिसाब से अच्छा मिला, तो वो जो है ग्रो करने लगेगा। जब तक उसको अपने हिसाब से अच्छी कंडीशन नहीं मिलती, तब तक वो निष्क्रियता की दशा में रहता है, उसी को प्रसुप्ति कहते हैं। ठीक है। प्रसुप्ति जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से होता है ना। जो तो बीज जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसुप्ति में रहता है। ठीक है। अच्छा, बीज की जीवन क्षमता, बीज की जैसे हमने पराग की जीवन क्षमता पढ़ी थी, है ना, वैसे ही बीज की जीवन क्षमता होती है, लेकिन बीज की बहुत ज्यादा होती है। जैसे ल्यूपिनस आर्कटिकस जो है, ये एक पेड़ है जो कि आर्कटिक टुंड्रा से मिला है। ल्यूपिनस आर्टिकस जो है, इसका बीज जो है वो हमें आर्कटिक टुंड्रा से मिला, जो कि 10,000 साल से प्रसुप्ति में था। तो मतलब वो बीज जो है वो 10,000 साल से प्रसुप्ति में था, और फिर जब उस बीज को लगाया गया तो वो उग गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो बीज जो है वो 10,000 साल भी उग जाएगा, लेकिन क्या, 10,000 साल से प्रसुप्ति में था। ऐसे ही फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा, है ना, फिनिक्स वैसे होता है ना, फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा डेट पाम एक तरह का खजूर होता है, ये एक तरह का खजूर का पेड़ होता है। इसका हमें एक वो मिला था, बीज मिला था, जो कि 2000 साल से प्रसुप्ति में था। तो आप देख रहे हो प्रसुप्ति कितना ज्यादा टाइम तक रह सकते हो। 2000 साल से प्रसुप्ति में था, फिर 2000 साल बाद जब उस बीज को लगाया गया, जब वो बीज मिला और हमने उसको लगाया, तो पेड़ उग आया। तो पेड़ उग गया, ये बड़ी बात है, क्योंकि 10,000 साल से या 2000 साल से बीज खराब नहीं हुआ। ठीक है। अब एक पॉइंट है कि मिथ्या फल या आभासी फल, आभासी फल या फॉल्स फ्रूट जिसे कहते हैं, तो उसके पहले आप पढ़ो यथार्थ फल। यथार्थ फल क्या होता है, सिर्फ अंडाशय से बने। देखो मैंने बताया निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो फल के रूप में बदल जाता है, फल बन जाता है उससे, है ना। तो जो सिर्फ अंडाशय से फल बनता है उसे हम यथार्थ फल यानी ट्रू फ्रूट कहते हैं।
और जो फल अंडाशय के साथ पुष्पासन से भी विकसित होते हैं उन्हें हम मिथ्या या फिर आभासी फल कहते हैं। ठीक है, तो अंडाशय और पुष्पासन से विकसित होने वाले फूलों को मिथ्या या फिर आभासी फल कहा जाता है। जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये सब मिथ्या फल है। ठीक है, यथार्थ फल आपने पढ़ ही लिया। ठीक है, अब 2-3 टर्म है। नशेक कि निषेक था, एक सेकंड रुक जाओ, इसको देख लो। निषेक होगा, है ना, अनिषेक। ठीक है, वही मैंने कहा। अनिषेक जनित फल, अनिषेक जनित मतलब होता है, मतलब निषेक नहीं, निषेचन नहीं हुआ है बेसिकली। ठीक है, बिना निषेचन के फल का विकास। मैंने कहा था कि अंडाशय से फल कब बनता है? निषेचन के बाद, निषेचन के पहले नहीं हो सकता कभी भी ऐसा। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिना निषेचन के फल का विकास हो जाता है, और ये होता क्यों है? हार्मोन्स की वजह से, है ना। तो बिना निषेचन के अगर फल का विकास हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अनिषेक जनित फल। ठीक है, ये फल जो होते हैं ये बीज रहित होते हैं, जैसे केला, है ना। जो केले के फल आजकल हम खाते हैं वो कैसे बनाए गए हैं? वो अनिषेक जनित फल है। ठीक है, असंग जनन क्या होता है? बिना निषेचन के बीज का पौधा पैदा होना। यहाँ पे क्या था? बीज कब बनता है? बीजांड से बीज कब बनता है? निषेचन के बाद। अगर बिना निषेचन के बीज पैदा हो गया, बीज का बन गया, तो उसे हम कहेंगे असंग जनन। ठीक है, असंग जनन जो होता है ये आम और नींबू के कई सारे पेड़ों में देखने को मिलता है। जो आम और नींबू होते हैं इनमें जो बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं होती हैं, ये भ्रूण कोश में घुस जाती हैं और भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं, और वही भ्रूण जो है वो आगे चल के क्या बन जाता है? आप कह लो बीज बना देता है। ठीक है, तो होता क्या है? आम और नींबू में ये देखा जाता है असंग जनन, बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं भ्रूण कोश में घुस जाती हैं, है ना। बगल में आपको पता है ना, ये बीजांड काय की कोशिकाएं जस्ट बगल ही तो हैं, ये भ्रूण कोश के अंदर ऐसे घुस जाती हैं और भ्रूण का निर्माण कर देती है। ठीक है, भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है असंग जनन, बिना निषेचन के बीज का पैदा होना। आखिरी है बहुभ्रूणता। एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूण की उपस्थिति, यानी एक ही बीज में एक से ज्यादा भ्रूण अगर बन जाए तो उसे हम कहते हैं बहुभ्रूणता, है ना। जो असंग जनन वाले बीज होते हैं उनमें बहुभ्रूणता देखी जाती है। तो कई सारे जो असंग जनन वाले बीज होते हैं उनके अंदर आपको आसानी से बहुभ्रूणता देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा चौथा पेज, और यहीं पे हमारा माइंड मैप खत्म होता है। ठीक है, चौथा पेज था, ये था तीसरा पेज, ये था दूसरा पेज अपना, और ये है हमारा पहला पेज। ठीक है, तो यहीं पे ये माइंड मैप खत्म होगा। और अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो इस पूरे चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन हो, क्योंकि हिंदी का माइंड मैप मैं पहले बार बना रहा हूँ और टर्म्स में मुझे ऑब्वियसली दिक्कत होती है क्योंकि बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ा दी गई है ना तो इस वजह से थोड़ी सी टर्म्स में दिक्कत होती है मुझे। लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे मैंने कुछ गलत बोल दिया है या कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा गलती हो गई है, तो आप वो कमेंट में बता देना। ठीक है, फिर मैं सुधार लूंगा उसको। ठीक है, तो और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो, मजे करते रहो। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, है ना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।